नमस्कार, कैसे हैं आप सब का स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2004 का प्रश्न पत्र। यूट्यूब पर प्रश्न पत्र और उसके व्याख्यात्मक हल बहुत हैं, लेकिन ये नई पुस्तक है और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत अच्छी है। यह पुस्तक इतनी अच्छी है कि इसे केवल पढ़कर ही आप हिंदी का कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। और नीचे कुछ क्षेत्रीय रूप दिए गए हैं अपभ्रंश के, और उनसे विकसित होने वाली भाषाएं भी दी गई हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, गुजराती का। पैशाची अपभ्रंश से विकास होता है पंजाबी का, लहंदा का। ब्राह्मण अपभ्रंश से विकास होता है सिंधी का। खश अपभ्रंश से विकास होता है पहाड़ी का। महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकास होता है मराठी का। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास होता है पूर्वी हिंदी का। मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया और इसी के अंतर्गत आती है मैथिली। और अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है वो अवहट की रचना है। हम सबको पता है कि जो कीर्तिलता है वो विद्यापति की रचना है, जिसकी भाषा अवहट है। कीर्तिलता को कहानी भी कहा गया है। इसमें वीर सिंह व कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन है। और नीचे इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं। एक मिनट। नीचे इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं और नीचे इनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं जो कि अवहट में है, संस्कृत में है और मैथिली में है। जो इनकी अवहट की रचना है वो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और संस्कृत की जो रचनाएं हैं वो है शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। और जो मैथिली में है पदावली है, गोरक्ष विजय है। जो गोरक्ष विजय है वो इनका नाटक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 जो अनुच्छेद है उसमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी दिए गए हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना सही रहेगा। ये तो हो गई अनुच्छेद 343 की बात। अब कर लेते हैं, देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 347 में है। अनुच्छेद 348 में क्या है? SC और HC में और संसद व राज्य विधान मंडल में विधायकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं किसमें है? 345 जो अनुच्छेद है उसमें है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो जो अब्दुल रहमान है उन्होंने आदिकाल में अवहट भाषा में रचना
की हैं। चलिए इसकी व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान आदिकाल में श्रृंगारिक व मनोरंजनात्मक रचना करने वाले कवि हैं। ये हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं। इन्होंने संदेश रासक की रचना अवहट या अपभ्रंश भाषा में की है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अब इनकी भाषाओं के बारे में दिया गया है। कई बार भाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। अमीर खुसरो की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। कुतुबुन की भाषा कौन सी है? अवधी है। मंचन की भाषा कौन सी है? अवधी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को, मध्वाचार्य को। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय प्राप्त है वो है रामानंद जी को। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। यह जो लाइन है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको खास ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। यहाँ पर कवियों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित संप्रदाय यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। शंकराचार्य किससे संबंधित है? अद्वैतवाद संप्रदाय से। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, रामानंद रामावत संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार है। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं। सहजोबाई और दयाबाई दो चचेरी बहनें थी। संत चरणदास की शिष्या थी। सहजोबाई की रचनाएं हैं गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। आगे भक्ति काल दो धाराओं में बटा था, एक सगुण में, निर्गुण और निर्गुण में। ये दोनों धाराएं पुनः दो भागों में विभाजित हैं। अब भक्ति काल को बांट लेते हैं, वो किन किन धाराओं में विभाजित हुआ। तो जो भक्ति काल है, एक तो वो सगुण काव्य धारा में बटा और निर्गुण में बटा। तो इन दोनों, ये जो दोनों शाखाएं हैं ये भी दो शाखाओं में बटी हुई हैं। जो सगुण भक्ति है वो बट गई राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में, और जो निर्गुण है वो शाखा बट गई संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रय भी बोल सकते हैं, प्रेम मार्गी काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा भी बोल सकते हैं। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवियत्री हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता हैं वो रूप गोस्वामी हैं। उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता हैं उनको मैंने ऐसे याद किया था कि उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल जो होंगे मतलब तो रूप तो अपने आप ही होगा। जो भी इंसान आप लगा लीजिए, जो उज्ज्वल होगा उसके पास रूप तो अपने आप ही होगा। तो मैंने इस तरीके से वो ट्रिक लगा के याद की है और मतलब बहुत अच्छी याद हुई है कि मैं इसको कभी भूलती ही नहीं हूँ। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि श्रृंगार रस का विवेचन परक ग्रंथ है जिसकी रचना रूप गोस्वामी ने की है। इस ग्रंथ में कृष्ण की प्रशंसा के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचना
दी गई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी की जो रचना है वो है उज्ज्वल नीलमणि। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, और इसको अनुभाष्य भी कहा जाता है। विट्ठलनाथ की रचना है अनुभाष्य, को इन्हीं ने पूरा किया था। जो वल्लभाचार्य की अनुभाष्य है ना, उसे विट्ठलनाथ जी ने ही पूरा किया था। विट्ठलनाथ जी ने ही पूरा किया था। अब वो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंदायन किस कवि की रचना है? तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है जिसकी भाषा अवधी है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। अब यहाँ पर कुछ कवि और उनकी रचनाएं और रचनाकाल और भाषा दी गई हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो कवि जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है, और इनका जो रचनाकाल है वो है 1540 ईस्वी, और भाषा कौन सी है? अवधी। अब कुतुबन आते हैं। कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती, और इसका जो रचनाकाल है वो है 1503 ईस्वी, और भाषा कौन सी है? अवधी। अब आते हैं मंझन। मंझन की जो रचना है वो है मधुमालती, और मधुमालती का जो रचनाकाल है वो है 1545 ईस्वी, और भाषा कौन सी है? अवधी। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, और चंदायन का जो रचनाकाल है वो 1379 ईस्वी है, और जो भाषा है वो है अवधी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? गोपालपलचारी, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण, विनोबा भावे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1915 ईस्वी के संस्थापक जो है वो महात्मा गांधी हैं। ये जो 10वां क्वेश्चन है ये तो छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए ये भी देख लेते हैं। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है, तो इसमें ए और ब दोनों अंशतः सही हैं, दोनों ठीक हैं कुछ कुछ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी दी हुई है, इसकी व्याख्या ये दी। छायावाद युग में एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित थी, लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। चलिए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो इसमें जो है वो है बघेली। यहाँ पर कुछ उपभाषाएं दी गई हैं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है। ब्रज भाषा आती है बुंदेली, हरियाणवी, जिसको बांगरू भी बोला जाता है, और आती है कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी के अंतर्गत आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये जो भाषाएं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, और ये इन्हीं से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आप इनको सही तरीके से पढ़ते हैं और आपको पता होता है तो। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया?
सरस्वती में, आनंद कादम्बनी में, सुदर्शन में, हिंदी प्रदीप में। तो सरस्वती में किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी के मानकीकरण का प्रयास किया व हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इन आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अध्याय ए और ब दोनों कथन सही हैं। भाई इनमें जो ये दोनों कथन हैं ये दोनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो जो इसमें है पूर्वी मालवी नहीं है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं ये। और मालवी जो है वो राजस्थानी बोली है। और अपभ्रंश उपभाषा बोली। अपभ्रंश जो है सौरसेनी है पश्चिमी हिंदी। यहाँ पर एक अपभ्रंश दिया गया है, उसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है और उसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है वो दिया गया है। तो अपभ्रंश है सौरसेनी, उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत आने वाली बोली है खड़ी बोली, कोरवी बोलते हैं जिसे। ब्रज भाषा है, हरियाणवी है, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। चलते हैं हमारे, और यहाँ पर ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं क्योंकि पहले आया था ये सभी, वहां पर भी ये व्याख्या दी गई थी, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। यहाँ पे राजस्थानी है, उपभाषा राजस्थानी है और इसका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पहाड़ी का भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो राजस्थानी के अंतर्गत आती है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी यानी मालवी। और